हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 55। फूफा जी के जाने के बाद एक बार फिर किसी ने आकर मुरारी के कंधे को थपथपाया तो बड़ी धड़कनों के साथ मुरारी पलटा और पाया कि अंजलि खड़ी थी। हाँ बिटिया, मुरारी ने कहा। छोटे मामा जी आपको वहां हॉल में बुला रहे हैं, चलिए ना। कहते हुए अंजलि ने मुरारी का हाथ पकड़ा और उसे वहां से लेकर चली गई। मुरारी हॉल में सबके बीच चला आया। मधुबाला याना गिट्टो मौसी वहां नहीं थी। ये देखकर मुरारी के दिल को थोड़ी सी राहत मिली। अनु ने मुरारी को सगाई वाली जगह आने को कहा और फिर उसके साथ मिलकर गहनों और शगुन का थाल गौरी की तरफ बढ़ा दिया। गौरी ने थाल लिया और उसे सर से लगाकर पास खड़ी काशी को दे दिया। कुछ और रस्में भी हुई। अरे भाई, गौरी की सगाई है और इतना सन्नाटा। अरे भैया कुछ गाना वाना बजाओ। रस्में खत्म होने के बाद गौरी के मामा जी ने कहा। म्यूजिक सिस्टम पर गाना बजा। गौरी की तरफ के रिश्तेदार डांस करने लगे। सभी आकर हॉल में लगे सोफों पर आ बैठे। मुरारी और अनु साथ ही बैठे थे। गाने की धुन पर अनु के पैर थिरक रहे थे। वह जैसे ही जाने की कोशिश करती, मुरारी उसे रोक लेता। नंदिता ने भी अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर डांस किया। हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन गौरी के चेहरे पर अभी भी उदासी थी। मुन्ना गौरी को ऐसे नहीं देख पा रहा था। उसने पास बैठी गौरी के हाथ पर अपना हाथ रखा तो गौरी ने मुन्ना का हाथ साइड कर दिया। मुन्ना समझ गया कि गौरी उससे कुछ ज्यादा ही नाराज है। वह गौरी से कुछ कहता, तभी उसकी नजर सामने चली गई। काशी, ऋतु, प्रिया और गौरी की सहेलियां मुन्ना और गौरी के सामने खड़ी थी और दोनों को साथ डांस करने के लिए कह रही थी। मुन्ना ने गौरी की तरफ देखा तो गौरी मुन्ना की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराई और मुन्ना से उठने का इशारा किया। मुन्ना समझ गया कि गौरी को मनाने के लिए उसे अब सबके सामने डांस करना पड़ेगा। बेचारा मुन्ना, जो हमेशा चुप चुप और शांत रहता था, सबके सामने उसे बहुत शर्म आ रही थी। एक बहुत ही रोमांटिक गाना चलने लगा और मुन्ना गौरी के साथ डांस करने लगा। मुरारी तो दोनों को देखकर इतना खुश हुआ कि जेब से नोटों की गड्डी निकालकर दोनों पर से वार कर ढोल वाले को थमा दी। सारिका मुस्कुराते हुए मुन्ना और गौरी को देख रही थी और उसके सामने दूसरी तरफ खड़ा शिवम सारिका को। निशी सारिका के बगल में खड़ी थी और वंश अपने पापा की। निशी ने सामने वंश को देखा और जैसे ही इशारा किया, वंश ने शिवम को आगे धक्का दे दिया और निशी ने सारिका को। अब मुन्ना और गौरी के साथ शिवम और सारिका भी वहीं थे। शिवम सारिका के सामने था और बस उसकी आंखों में देखे जा रहा था। सबने उन्हें डांस करने को कहा तो शिवम सारिका का हाथ थाम कर उसके साथ डांस करने लगा। दोनों साथ डांस करते हुए बहुत ही प्यारे लग रहे थे। आई तो दोनों की बलाई लेते नहीं थक रही थी। अधिराज जी और अंबिका ने शिवम सारिका को साथ देखा तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा उठे। माहौल काफी खुशनुमा हो चुका था। शिवम और सारिका की जोड़ी को पसंद करने वाले सभी लोगों के चेहरे पर खुशी थी। वंश निशी की तरफ आया और उसके बगल में खड़े होकर कहा, माँ और पापा कितने प्यारे लग रहे हैं ना साथ में। हाँ, मेड फॉर ईच अदर, उन्हें किसी की नजर न लगे। निशी ने खुश होकर कहा। वह भूल गई कि कुछ देर पहले ही वंश ने उसे चिढ़ाया था। थैंक यू। सब डांस कर रहे हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता हमें भी वहां होना चाहिए? वंश ने निशी की तरफ देखकर कहा। निशी ने वंश की तरफ देखा और बड़ी सी स्माइल होठों पर लाकर कहा, बिल्कुल, मैं अभी गाना चेंज करवा कर आती हूँ। वंश ने सुना तो खुश होकर अपने बालों के बीच से हाथ घुमाया और देखा सामने बैठी गौरी की सहेलियां उसे ही देख रही है। उनके साथ बैठी ऋतु ने वंश को अपनी तरफ आने का इशारा किया तो वंश खुशी खुशी उनकी तरफ बढ़ गया। निशी गाना चेंज करवा कर आई तो देखा वंश वहां ना होकर सामने गौरी की सहेलियों से घिरा हुआ था। वही हाल हमारे मिश्रा जी का था। सब डांस कर रहे थे और मुरारी छाया से बतिया रहा था। दरअसल इस बार गलती मुरारी की नहीं थी, बल्कि छाया ही मुरारी के पास आई थी और उससे कुछ बात कर रही थी। अनु ने देखा तो मुरारी की तरफ आकर उसे वहां से ले जाते हुए सारिका के सामने चली आई और गाने के साथ गुनगुनाते हुए कहा, दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना।
जैसे अनु मुरारी को लेकर आई वैसे ही निशी वंश की तरफ आई। वंश को लड़कियों के बीच से निकाल कर लाने का निशी का तरीका थोड़ा सा कैजुअल था। उसने वंश का कान पकड़ा और उसे लेकर डांस वाली जगह आई और गाने के साथ साथ गुनगुनाई। धंधा है ये इसका पुराना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। मुरारी, अनु, निशी, वंश साथ साथ डांस करने लगे। निशी और वंश की जोड़ी साथ में बहुत प्यारी लग रही थी। उन्हें साथ देखकर मेघना तो खुशी से तालियां बजा रही थी, लेकिन नवीन को फिर से चिंता होने लगी। ट्रेन में निशी के लिए गुस्सा दिखाने वाला वंश अब उसके साथ डांस कर रहा था। ये बात नवीन को हजम नहीं हुई। वंश और निशी में सभी मुरारी और अनु का अतीत देख रहे थे, क्योंकि जिस तरह से अनु और मुरारी चंचल थे वैसे ही निशी और वंश की जोड़ी थी। मुन्ना उन दोनों को साथ देखकर सबसे ज्यादा खुश था और गौरी के साथ बगल में खड़ा था। गौरी ने अपने बालों को सही करने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, उसकी कलाई में बंधा ब्रासलेट खुलकर नीचे जा गिरा। मुन्ना ने देखा तो वह गौरी के सामने आया और नीचे घुटनों पर बैठकर उस ब्रासलेट को उठाने लगा। गौरी की सहेलियों और बाकी सब ने मुन्ना को देखा तो हूटिंग करने लगी। मुन्ना ने सर उठाकर गौरी को देखा और उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, क्योंकि वह बहुत देर से गौरी को मनाने की कोशिश कर रहा था और गौरी नहीं मान रही थी। गौरी ने मुन्ना की आंखों में देखा तो उसके दिल में एक टीस उठी। म्यूजिक सिस्टम पर बजते गाने ने मुन्ना की भावनाओं को शब्द दे दिए। घुटनों पर बैठे मुन्ना ने गौरी का ब्रेसलेट गौरी की तरफ बढ़ा दिया और गाने के साथ ही गुनगुनाने लगा। हुक्म आपका था जो मैंने न माना, खतावार हूँ मैं ना आया निभाना। गौरी ने मुन्ना की आंखों में देखते हुए जैसे ही ब्रासलेट लेना चाहा, मुन्ना ने अपना हाथ साइड कर लिया और खड़े होकर अपने हाथों से गौरी को ब्रासलेट पहनाते हुए फिर गुनगुनाया। सजा जो भी दोगी वो मंजूर होगी, अजी मेरी मुश्किल तभी दूर होगी। वंश ने देखा तो गौरी के साइड में आया और उसके कंधों पर हाथ रखकर मुन्ना की तरफ इशारा करके कहा, बंदा है ये खुद से बेगाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। आप सोच रहे होंगे कि मैं गाना इतना प्यार से क्यों गा रही हूँ, क्योंकि ये गाना मुझे बहुत पसंद है। आगे बढ़ते हैं। मुन्ना का उतरा हुआ चेहरा देखकर गौरी ने उसे माफ कर दिया और मुस्कुरा उठी। उसने आगे बढ़कर मुन्ना के गाल को अपने होठों से छुआ। बेचारा मुन्ना, उसकी तो धड़कनें ही रुक गई और चेहरा शर्म से लाल हो उठा। माहौल काफी खुशनुमा हो चला था। सभी साथ साथ डांस करने लगे। डांस करते हुए सबने एक दूसरे के हाथों को पकड़कर एक गोल घेरा बना लिया और मुन्ना गौरी के बीच में लेकर उनके इर्द गिर्द घूमते हुए नाचने लगे। इस सगाई में सब थे, लेकिन शक्ति नहीं आया था और काशी की नजरें बार बार दरवाजे की तरफ चली जाती। शक्ति के न आने से काशी का दिल उदास हो गया। डांस करते हुए जैसे ही काशी की नजरें गौरी से मिली, काशी की आंखों में भरे आंसू गालों पर लुढ़क आए और काशी वहां से चली गई। गौरी सबके बीच से निकलकर साइड में आई और काशी के पीछे आई। काशी, काशी रुको, काशी क्या हुआ है तुम्हें? तुम अचानक ऐसे वहां से क्यों चली आई? क्या तुम मेरी सगाई में खुश नहीं हो? गौरी ने उदास होकर कहा। काशी ने जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछा और जबरदस्ती मुस्कुरा कर कहा, नहीं गौरी, किसने कहा हम खुश नहीं हैं? हम आज बहुत खुश हैं। आज तुम हमारी भाभी जो बन गई हो। अच्छा, तो फिर इन प्यारी सी आंखों में आंसू क्यों? गौरी ने काशी की उदासी को भांपते हुए कहा। वो तो बस ऐसे ही, काशी ने कहा। काशी, मुझे नहीं बताओगी? बताओ क्या सोच रही हो? शक्ति नहीं आया इसलिए उदास हो? ये पूछकर गौरी ने काशी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। काशी ने नम आंखों से गौरी को देखा और कहा, ये कैसी नौकरी हुई गौरी? क्या आज के दिन भी शक्ति नहीं आ सकता? हम कुछ कहेंगे तो शक्ति को लगेगा हम उसके और उसकी नौकरी के बीच आ रहे हैं। क्या शक्ति को अपने जीवन साथी के रूप में चुनकर हमने कोई गलती कर दी? काशी, ये कैसी बातें कर रही हो?
हम सब जानते हैं कि शक्ति एक पुलिस वाला है और उस पर जिम्मेदारियां भी हमसे ज्यादा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि शक्ति को चुनना तुम्हारी गलती है। लाओ अपना फोन दो, मैं उससे बात करती हूँ, गौरी ने कहा। नहीं गौरी, रहने दो, वो नहीं आएगा, हम जानते हैं, काशी ने आंसू बहाते हुए कहा। इसके लिए तुम हमें जो सजा दो वो मंजूर है, लेकिन इसमें गलती तुम्हारी भी है काशी। तुमने हमें जो एड्रेस भेजा वो गलत था। हम पहले वहां गए, बाद में गौरी को फोन किया तो जय से बात हुई और जय ने इस गेस्ट हाउस का पता बताया। शक्ति की आवाज काशी और गौरी के कानों में पड़ी। दोनों ने पलटकर देखा तो पाया शक्ति खड़ा है। गौरी उसके पास आई और कहा, क्या तुम सच कह रहे हो शक्ति? गौरी, हम झूठ नहीं बोलते। काशी ने हमें जो एड्रेस भेजा वो ही रहा। शक्ति ने अपना फोन गौरी की तरफ बढ़ाकर कहा। गौरी ने देखा काशी ने शक्ति को गलती से 20 किलोमीटर दूर का एड्रेस भेज दिया था और शक्ति गलती से वहां चला गया और यहाँ आते आते उसे इतना वक्त लग गया कि मुन्ना और गौरी की सगाई भी हो चुकी थी। गौरी ने घूरते हुए काशी को देखा और कहा, काशी, अजीब हो ना तुम, गलती भी तुम करो और सजा बेचारी शक्ति को मिले। बहुत बढ़िया, तुमने शक्ति को गलत एड्रेस भेजा है पागल, और अब यहां बैठकर न जाने क्या क्या सोच रही हो। ए गौरी, तुम हमारी होने वाली धर्मपत्नी को पागल नहीं कह सकती, शक्ति ने गौरी से कहा। भाई वाह, कमाल हो तुम दोनों भी। अच्छा मैं जा रही हूँ, तुम दोनों भी आ जाओ, सब डांस कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है वहां, कहते हुए गौरी काशी और शक्ति को अकेला छोड़कर चली गई। काशी को खुद पर ही शर्म महसूस हो रही थी। कुछ देर पहले वह शक्ति को लेकर कितना गलत समझ रही थी। काशी शक्ति के सामने आई तो शक्ति ने कहा, हमें माफ कर दो काशी, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। तुम क्यों माफी मांग रहे हो शक्ति, गलती तो हमसे हुई ना, काशी ने मायूसी से कहा। शक्ति मुस्कुराया और काशी के करीब आकर कहने लगा, होने वाली पत्नी अगर खूबसूरत हो तो मर्द को बिना गलती के भी माफी मांग लेनी चाहिए, और आज तो तुम इतनी प्यारी लग रही हो कि तुम्हारी हर गलती माफ है। शक्ति की बात सुनकर काशी मुस्कुरा उठी। शक्ति काशी की आंखों में देखने लगा और काशी भी शक्ति की आंखों में खुद को ढूंढने लगी। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए कि उन्हें खबर भी नहीं हुई कि ऋतु, प्रिया और गौरी की सहेलियां उनके पास खड़ी उन्हें देख रही है। कुछ देर बाद सभी एक साथ जोर से चिल्लाई तो काशी और शक्ति एक दूसरे से दूर हटे और फिर सब उन्हें लेकर हॉल में चली गई। शक्ति को वहां देखकर शिवम और सारिका के होंठों पर मुस्कान तैर गई। काशी जो कुछ देर पहले उदास थी अब खुशी से खिलखिला रही थी। शहर के आलीशान बार के काउंटर के पास बैठी उर्वशी ने बार अटेंडर से खाली ग्लास में शराब भरने को कहा। उर्वशी ने शराब से भरा ग्लास उठाया और सिप करके पीने लगी। कुछ देर बाद एक आदमी उसके बगल में आकर बैठा और अपने फोन का रिकॉर्डिंग ऑन करके उर्वशी की तरफ बढ़ा दिया। उर्वशी ने रिकॉर्डिंग पर ध्यान लगा लिया। एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। क्या शालू जानती है वो जरूरी काम उर्वशी के साथ? मुझे समझ नहीं आता विक्रम, आखिर ऐसा क्या है उस घटिया औरत में जिसके लिए तुम अपना सब कुछ बुलाए बैठे हो? मैंने भले इंदौर छोड़ दिया हो, लेकिन यहाँ की हर गली से आज भी वाकिफ हूं मैं। उर्वशी के लिए तुम शालू को धोखा दे रहे हो। वो औरत किसी की सगी नहीं है। पैसे के लिए वो किसी के साथ भी जाने को तैयार हो सकती है, ये मत भूलो तुम। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि चौहान साहब की थी। उन्हीं चौहान साहब की जिनके इशारों पर उर्वशी चलती थी या जिनके लिए उर्वशी काम करती थी। ये सब सुनकर उर्वशी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसने फीका सा मुस्कुराकर अपने बगल में बैठे आदमी को देखा, जैसे वह खुद को लेकर चौहान साहब की नीयत को पहले से जानती हो। उर्वशी ने एक बार फिर अपना ग्लास उठाया और जैसे ही एक घूंट भरा, बगल में बैठे आदमी ने कहा, क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? उर्वशी ने शराब के ग्लास को अपनी आंखों के सामने किया और उसे देखकर नजाकत से कहा, जॉर्डन, मत भूलो मुझे बर्बाद करने वाले मेरे अपने ही हैं। मैं जानती हूं मुझे कहाँ शराफत दिखाने की जरूरत है, लेकिन उर्वशी कब तक तुम विक्रम और चौहान के हाथों की कठपुतली बनकर रहोगी? तुम शायद जानती नहीं हो, पर वो विक्रम, वो तुमसे। जॉर्डन ने इतना ही कहा कि उर्वशी ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी और कहा,
वो मुझसे प्यार नहीं करता, मैं जानती हूँ। जॉर्डन ने उर्वशी का हाथ नीचे किया और कहा, इसके बाद भी तुम उसके कहने पर यहां तक चली आई। मैं समझ नहीं पा रहा हूं आखिर क्यों हो तुम उस घटिया विक्रम के साथ। बहुत जल्द उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा जॉर्डन, तब तक के लिए बस शांत रहो, उर्वशी ने कहा। जॉर्डन उठा और कहा, एक बार फिर सोच लो उर्वशी, जिस आग में तुम हाथ डालने का सोच रही हो वो आग तुम्हें राख भी कर सकती है। चलता हूं, अपना ख्याल रखना, कहकर जॉर्डन वहां से चला गया और उर्वशी वहीं बार काउंटर पर सर रखकर गहरी सोच में डूब गई। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, आखिर जॉर्डन का उर्वशी से क्या रिश्ता था? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी ही मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए मैं तेरी ही मेरे साथ। बाय बाय।